हाँ देखो, अब आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब हम लोग ये जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है ये बताया था कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड टाइप का है। एक में हम लोग थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ ही चुके हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी। और दूसरा जो पार्ट है वो कोलाइडियल केमिस्ट्री, थ्योरी ऑफ कोलाइडियल केमिस्ट्री भी पढ़नी है हम लोग को। ठीक है, तो कोलाइडियल केमिस्ट्री में हम लोग को सबसे पहले बात करनी है कोलाइडियल सॉल्यूशंस की, है ना, क्योंकि कोलाइडियल सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन ही काफी बड़ा है ना। आज के लेक्चर में केवल इसका क्लासिफिकेशन ही हो पाएगा, समझ लीजिए कि इतने तरह, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई करते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन को। तो और इसके क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो समझते हैं इसको हम लोग। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ये एक्चुअली हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको यही पता होना चाहिए, कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन होती है, हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हुज कंसंट्रेशन वेरीज अप टू अ सर्टेन लिमिट कॉल्ड सॉल्यूशन। है ना, ये सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ाया भी गया होगा। सॉल्यूशन की डेफिनेशन में होमोजीनियस मिक्सचर की बात होती है। लेकिन ये जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होते हैं बेटा, ये होमोजीनियस नहीं होते हैं, दे आर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ये कैसे सॉल्यूशन होते हैं, ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। तो पहला एक डिफरेंस तो आपको यहीं से समझ में आना चाहिए कि कोलाइडियल सॉल्यूशन और जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, एक्चुअली जो हम लोग जिनको केवल सॉल्यूशन बोलते हैं उनको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोलाइडियल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। तो कोलाइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन जो आपके को सॉरी जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होते हैं। है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अगर हम लोग सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि सर सॉल्यूशन तो हम लोग जानते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, सोल्यूट, और एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। है ना, बाइनरी सॉल्यूशन आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सर ऐसे ही हाँ बोलो बेटा। सर शिखर को एंट्री दे दीजिए कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन जो होते हैं वो उनमें एक कंपोनेंट सोल्यूट होता है और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन आर आल्सो मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। है ना, और इसमें जो सोल्यूट होता है, यहाँ पे जो वर्ड सोल्यूट और सॉल्वेंट है, वो सोल्यूट सॉल्वेंट वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में डीपी और डीएम वर्ड यूज होते हैं। है ना, कौन कौन से वर्ड होते हैं, डीपी एंड डीएम। डीपी का मतलब क्या है, डीपी का मतलब क्या है सर, डीपीपी भी करनी है हम लोग को। तो डीपीपी का मतलब यहाँ पे, डीपी का मतलब यहाँ पे है डिस्पर्स फेज। है ना, अभी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम लोग डीपीपी भी करेंगे, आप लोग को डीपीपी आप लोगों ने शायद करी नहीं होंगी इस साल। सर 4 की है सर। अरे चार से क्या होगा, चलो ठीक है, सिलेबस हो जाएगा तो तुम लोग को फिर डीपीपी रिवीजन में ही करा देंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए डिस्पर्स फेस। डीपी का मतलब है बेटा डिस्पर्स फेस। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो एक कंपोनेंट होता है डिस्पर्स फेस, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। और जो ये डिस्पर्स फेस होता है ये सिमिलर टू सोल्यूट होता है, इसको आप मन में सोचिएगा सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट के बारे में हम लोग जनरली जानते ही हैं कि सोल्यूट माइनर क्वांटिटी में होता है ना, और सॉल्वेंट मेजर क्वांटिटी में या एक्सेस में होता है। तो ऐसे ही कोलाइडियल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट माइनर क्वांटिटी में होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेस बोल देते हैं। ठीक है, ये सोल्यूट की तरह बिहेव करता है, और एक्चुअली ये कोलाइडियल पार्टिकल ही होते हैं। है ना, कोलाइडियल पार्टिकल इटसेल्फ डिस्पर्स फेस बनाते हैं। और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, डीएम का फुल फॉर्म लिख लीजिए, डिस्पर्जन मीडियम। डीएम को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। तो डीएम आपका क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन मीडियम आपका एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, एज ए सॉल्वेंट। जैसे नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होते हैं, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को सॉल्वेंट ना बोलकर
उनको एक नया नाम दे दिया जाता है, उनको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ये डिस्पर्जन मीडियम एक्सेस में होते हैं, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, मेजर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट ये एक्चुअली सॉल्वेंट ही होते हैं एक्चुअली, बस उनको यहाँ पे नाम डिस्पर्जन मीडियम बोल रहे हैं। इसकी जगह आप वाटर ले सकते हो, जैसे आपने कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया और उसमें डिस्पर्जन मीडियम पानी ले लिया, उसमें डिस्पर्जन मीडियम आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हाइड्रोसॉल के नाम से भी पढ़ेंगे अभी हम लोग, है ना। सॉल जो होता है, सॉल एक्चुअली एक कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप होता है ना, जिसमें डिस्पर्स फेस सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है ना। सॉल कहीं पे लिखा हो SOL, सॉल। तो इसमें S फॉर सॉलिड आप समझ लीजिएगा, है ना, L फॉर लिक्विड समझ लीजिएगा। तो आपको कभी भूलोगे नहीं, इससे याद आएगा कि ओनली सॉल का मतलब होता है ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें डिस्पर्स फेस हमारा सॉलिड फेस में हो और डिस्पर्जन मीडियम हमारा किस फेस में हो, लिक्विड मीडियम में, है ना। और अगर आपने डिस्पर्जन मीडियम एग्जैक्टली वाटर ले लिया, वाटर इज टेकन एज ए डिस्पर्जन मीडियम, तो ऐसे सॉल को बोल देते हैं हाइड्रोसॉल। ऐसे सॉल को क्या बोल देते हैं, हाइड्रोसॉल। अगर आपने एल्कोहल एल्कोहल एज ए सॉल्वेंट ले लिया, एथेनॉल को ले लिया सॉल्वेंट जैसे, तो इसको बोलेंगे एल्कोसॉल। अगर आपने बेंजीन को एज ए सॉल्वेंट ले लिया तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजोसॉल। उसको क्या बोलेंगे, बेंजोसॉल, ठीक है। तो बात समझ में आ रही, तो सॉल्वेंट आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो आपको मतलब उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं कि हमेशा वाटर ही लेना है ना। सॉल्वेंट भी हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और डिस्पर्स फेस क्या होता है, डिस्पर्स फेस एक्चुअली कोलाइडियल पार्टिकल ही होते हैं। लेकिन एक खास बात है कि ये कोलाइडियल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल कंसीडर किए जाते हैं जिनका डायामीटर 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में लाई करना चाहिए, है ना। कोलाइडियल पार्टिकल में वही सोल्यूट पार्टिकल कंसीडर किए जाते हैं जो बल्की होते हैं, है ना। बल्की मतलब समझ रहे हो, बल्की मतलब कि अ, इस रेंज में अगर उनका माइक्रो मतलब कि ये अगर हम लोग उसके डायमीटर के बेसिस में बोला जाए, तो उनका डायमीटर 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर के रिस्पेक्ट में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर लाई कर रहा है उनका डायमीटर, तो ऐसे पार्टिकल कोलाइडियल पार्टिकल की कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। लेकिन अगर 1 नैनोमीटर से कम है डायमीटर, तो फिर वो ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। और अगर कभी बेटा ऐसा हो कि इतना बल्कि है कि 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है डायमीटर, तो वो सस्पेंशन बना देते हैं। फिर वो क्या बना देते हैं, सस्पेंशन, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का एक टाइप होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो इतनी बात हम लोग को यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होता है उसके डिस्पर्स फेस बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसे डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी इसकी डिफिनेशन क्या बोलती है, देखो इस चैप्टर में अगर आप एनसीईआरटी और अपनी सीट को मिला के पढ़ लेंगे लाइन बाय लाइन, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप जेई मेंस का पेपर, एडवांस का पेपर में कुछ भी पूछा आएगा सब करके आओगे, बोर्ड का एग्जाम तो छोड़ के आओगे, है ना। तो बस एक बार आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा, है ना। और इसीलिए मैं आपको केवल समझा ही रहा हूँ, ये नोट्स अभी आप लिखिए लिखिए मत साथ साथ, क्योंकि लिख पाना पॉसिबल भी नहीं होगा, आप बस समझिए, है ना, ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कोलाइडियल ए कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम, ए कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम in which the one substance is dispersed uh, as very fine particle in another substance called dispersion medium, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें, ले जाओ उसको, क्या दिक्कत है, आओ तुम इधर आओ।
अरे दे दो उसको, दे दो। दे दो। हाँ देखो इसमें क्या है, एक कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। कोलाइड जो होता है वो एक तरह का कैसा सिस्टम होता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, जिसमें एक सब्सटेंस डिस्पर्स रहता है ना। एक सब्सटेंस के बहुत छोटे छोटे वेरी फाइन पार्टिकल डिस्पर्स रहते हैं दूसरे सब्सटेंस के में, ठीक है। और जो सब्सटेंस डिस्पर्स रहता है या जिसके पार्टिकल फाइन पार्टिकल डिस्पर्स रहते हैं उन्हें हम लोग डिस्पर्स फेस बोल देते हैं। और जिसमें डिस्पर्स रहता है, जिस मीडियम में वो पार्टिकल डिस्पर्स रहते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्पर्जन मीडियम बोल देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देख लो, ये एक बार इसको रीड कर लीजिए। कोलाइडियल स्टेट में कह रहा है सब्सटेंस इज सेड टू बी कोलाइडियल स्टेट। कोई सब्सटेंस कोलाइडियल स्टेट में कब होगा, व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल डिस्पर्स फेज इज ग्रेटर देन पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो उसने एक्यूरेटली बात करी है कि कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी सॉल्यूशन में को हम लोग कोलाइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। उसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होने चाहिए उनका पार्टिकल का डायामीटर, है ना, ट्रू सॉल्यूशन से तो ज्यादा हो लेकिन सस्पेंशन के रिस्पेक्ट में कम हो, ठीक है। और उसका जो ये रेंज है ये आप लोग याद रखिएगा। कई बार ये पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑप्शन में डाल के पूछ देगा कि बताइए कि कोलाइडियल पार्टिकल का जो डायमीटर है वो किस रेंज में लाई करता है। तो ये डायमीटर आपका लाई करता है 1 नैनोमीटर टू कितना, 1000 1000 नैनोमीटर। नैनोमीटर, है ना। तो बस ये आपको थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए कि इस रेंज में अगर पार्टिकल का डायमीटर आ रहा है तो फिर वो कोलाइडियल सिस्टम बना देगा, ठीक है। अब कोलाइडियल सॉल्यूशन के में अभी हम लोगों ने दो बोला कि ये हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है और इसमें दो डिफरेंट फेसेस होती हैं। एक डिस्पर्स फेस होता है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेस क्या होती है, तो बोलते हैं द फेस विच इज डिस्पर्स थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्स फेस, है ना। मतलब ऐसी फेस जो डिस्पर्स मीडियम में क्या होती है, डिस्पर्स रहती है, उसे हम लोग डिस्पर्स फेस बोलते हैं, है ना। डिस्पर्स फेस को डिसकॉन्टिन्यूअस फेस या इंटरनल फेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे डिस्पर्स फेस ज्यादा फेमस है, लेकिन अगर कहीं ये भी लिखा हो डिसकॉन्टिन्यूअस फेस या इंटरनल फेस तो वो डिस्पर्स फेस के लिए ही लिखा जाता है। डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं, तो डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं मीडियम इन विच कोलाइडियल पार्टिकल आर डिस्पर्स आर कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। तो ऐसा है ना, ऐसा मीडियम जिसमें कोलाइडियल पार्टिकल क्या होते हैं, डिस्पर्स रहते हैं, उसे ही हम लोग डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम को हम लोग कॉन्टिन्यूअस फेस या फिर एक्सटर्नल फेस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये उसने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज इक्वल टू डीपी प्लस डीएम, है ना। डिस्पर्स फेस प्लस डिस्पर्जन मीडियम के मिलने से बनता है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में गोल्ड सॉल्ट का एग्जांपल लिया है। गोल्ड सॉल्ट में क्या होता है, गोल्ड के जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं, वो गोल्ड के पार्टिकल डिस्पर्स फेस की तरह बिहेव करते हैं और सॉल में सॉल्वेंट वाटर ही होता है, ठीक है। तो ये गोल्ड सॉल्ट गोल्ड प्लस वाटर का मिक्सचर होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। अब इसमें आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन में, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन बेटा कई तरीके से किया जाता है, तो सारे क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ने हैं। पहला इसमें फर्स्ट जो टाइप है क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। पहला क्लासिफिकेशन लोग कर रहे हैं वो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम की फेस के बेसिस पे कर रहे हैं, है ना। तो देखो फेस तो आप लोग जानते हो कि फेस तो सॉलिड लिक्विड गैस मेन तीन तरह की फेस होती है। तो अगर हम लोग डिस्पर्स फेस की जैसे देखो इस टोटल देखा जाए तो 8 टाइप के बनते हैं इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन। तो उसमें तीन केस में देखिए डिस्पर्स फेस मैंने क्या ले ली है, जैसे एग्जांपल में देखिए डिस्पर्स फेस सॉलिड ले लिए, मतलब डिस्पर्स फेस फिक्स कर दी गई सॉलिड सॉलिड सॉलिड। फिर नेक्स्ट 3 एग्जांपल में डिस्पर्स फेस उसने लिक्विड फिक्स कर दी है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड।
और लास्ट के 2 केस में उसने गैस फिक्स कर दिए। आप सोच रहे हो कि गैस को भी तो 3 बार ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो तीसरा टाइप है वो फिर कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो गैस प्लस गैस हो जाता है। तो सॉलिड, जैसे अब देखो पहले 3 डिस्कस कर लेते हैं जिसमें डिस्पर्स फेस हमारी सॉलिड है ना, देखो समझो बेटा, पहले एक 3-3 के ग्रुप में करेंगे डिस्कस तो जल्दी समझ में आएगा। तो डिस्पर्स फेस देखो फर्स्ट 3 में सॉलिड है, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम देखो एक में सॉलिड ले लिया, एक में लिक्विड ले लिया, एक में गैस ले लिया, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो कोलाइड, इन कॉम्बिनेशन में जो कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहे हैं, इन डीपी और डीएम की फेस के रिस्पेक्ट में जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उनको एक स्टैंडर्ड नाम से भी पुकारा जाता है। क्या मतलब, जैसे सॉलिड प्लस सॉलिड है ना, मतलब सॉलिड डिस्पर्स फेस भी सॉलिड, डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड, तो ऐसे सॉल्व को, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्व, ठीक है। लेकिन अगर डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो ओनली सॉल्व बोलेंगे, है ना। वो बस याद करने के लिए मैंने बताया था कि एस फॉर सॉलिड, अगर ओनली सॉल्व बोल रहा है ना, तो एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड। सॉलिड आपका डिस्पर्स फेस हो गया और लिक्विड आपका क्या हो गया? डिस्पर्जन मीडियम। Yes, sir. ठीक है, तो ये सॉलिड प्लस लिक्विड जो है वो आपका क्या है, उसको बोलते हैं ओनली सॉल्व, है ना। लेकिन अगर सॉलिड प्लस गैस है ना, मतलब डिस्पर्स फेस सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो उसको एरोसॉल बोल देते हैं, ठीक है। एरोसॉल जब भी आए तो समझ जाना डिस्पर्जन मीडियम गैस ही होगा। केवल कहीं एरोसॉल लिखा दिखो तो आप समझ जाना कि एरो, एरो एक्चुअली एयर के लिए लिया जा रहा है, तो Yes, वहां sir. पे डिस्पर्जन मीडियम समझ जाइएगा कि गैस। देखो इसमें आप टेबल में देख सकते हो एरोसॉल 2 ही जगह लिखा हुआ है ना, लेकिन जिन 2 जगह लिखा हुआ है वहां पे दोनों जगह डिस्पर्जन मीडियम क्या है? गैस है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, Yes, sir. अब नेक्स्ट 3 एग्जांपल में डिस्पर्स फेस को लिक्विड फिक्स कर दिया है, डिस्पर्जन मीडियम को एक बार लिया है सॉलिड, है ना, तो ये बन गया लिक्विड प्लस सॉलिड। लिक्विड प्लस सॉलिड जो एग्जांपल होता है वो जेल का होता है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देखते जाइए तो आपको थोड़ा, कई बार को कि एग्जाम्पल दे के वो उल्टा हमसे पूछेगा कि मान लो कि कह देगा कि डस्ट है, तो डस्ट किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, या स्मोक है किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो उल्टा आपसे Aerosol. पूछाएगा, है ना। तो उसमें बस हम लोग को थोड़ा समझना होगा कि उसमें डिस्पर्स फेस क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है ना। जैसे उसने स्मोक बोला तो स्मोक में समझ में आना चाहिए कि यार एयर तो एक्सेस में होती है, लेकिन उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उसमें स्मोक में एयर जो होती है वो एक्सेस में होती है, गैसें जो होती है वो एक्सेस में होती है, लेकिन उसमें जो कार्बन के पार्टिकल होते हैं वो माइनर अमाउंट में होते हैं, है ना। स्मोक में कार्बन के पार्टिकल हो गए डीपी और गैस क्या हो गई डीएम। तो ये किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया? तो डीपी हो गया इसमें सॉलिड और डीएम हो गया लिक्विड, तो ये ओनली क्या बन गया हमारा? अ, Sol. ये नहीं, रुक जाओ, डिस्पर्स फेस आपका सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है ना, तो एरोसॉल बन गया, Aerosol. है ना। हाँ, तो स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ये आपके एरोसॉल हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे जेल आपने सुना होगा, तो जेल एक्चुअली ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिसमें लिक्विड कम होता है, सॉलिड ज्यादा होता है, ऐसे क्वांटिटी वाइज समझो, लिक्विड कम हो और सॉलिड ज्यादा हो तो उसको हम लोग जेल बोल देते हैं। जैसे चीज हो गया, है ना, चीज में देखे तो लिक्विड होता है लेकिन कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन सॉलिड उसके कंपेरिजन में ज्यादा होता है, सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो सॉलिड हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम, लिक्विड हो जाएगा डिस्पर्स फेस, है ना, तो ये जेल बोल दिया जाएगा। बटर हो गया, जेलीज हो गई, है ना। आप बोलो जैम खाते हैं तो जैम ब्रेड में लगा के, है ना, तो जैम भी आपका क्या है? एक तरह का जेल ही है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वो जेल ही है, ठीक है। बोलो भाई।
अच्छा, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिक्विड प्लस लिक्विड। कोई पूछे लिक्विड प्लस लिक्विड किस टाइप के कोलाइडल सॉल्व होते हैं, तो लिक्विड प्लस लिक्विड जो होते हैं वो इमल्शन होते हैं। क्या होते हैं? इमल्शन, है ना। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मिल्क। मिल्क जो है वो बहुत अच्छा इमल्शन होता सर है ना। हाँ बोलो बेटा। सर पेंट भी तो होगा इमल्शन का। नहीं, पेंट इसमें आएंगे, सॉल्व में। देखो लिखा होगा इसमें पेंट, ये इसमें देखो सॉल्व में आ रहे हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड। सर मतलब मैंने तो पढ़ा था सर इमल्शन पेंट से ऐसा होता है। नहीं तो फिर गलत पढ़ा है। एक्चुअली पेंट जो होते हैं उसमें जब देखो पेंट बनाया जाता है उसके अगर आप उसका पूरा प्रोसीजर देखें तो उसमें जो रॉ मटेरियल लिया जाता है वो सॉलिड होता है। लेकिन अब वही कि दीवारों में सॉलिड तो चिपका नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, उसको कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ना। उसको बोलते हैं कि वो ऐड करके उसको वो सॉल्वेंट को कुछ बोलते हैं, नाम होता है कुछ। ठीक है, वो ऐड करके उसको लिक्विड उसको मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं कि जो लगाया जा सके वॉल पे, टेस्ट किया जा सके, है ना। और उसको नाम मेरा मिस हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसका कैसे बनाते हैं इंडस्ट्री में, उसमें है ना, कैसे बनाते हैं उस पे डिपेंड करता है। यस। ठीक है ना। इमल्शन, इमल्शन देखो होता अब होता क्या है कि पेंट, नॉर्मल जो पेंट होते हैं वो सब तो बेटा ये इसी कैटेगरी में आते हैं सॉल्व में। अब जैसे अभी किसी बच्चे ने बताया कि सर एडवर्टाइजमेंट में आता है कि इमल्शन पेंट, है ना। तो तो अब वही बात है कि पेंट में भी कैटेगरी भी होती है, ऐसा भी नहीं है। कुछ पेंट बहुत थिक होते हैं, है ना, प्लास्टिक पेंट जैसे हो गए तो बहुत थिक पेंट होते हैं। और कुछ पेंट ऐसे होते हैं वो बहुत थिक नहीं होते हैं, जैसे आप समझ लो कि केवल जो नॉर्मल दीवारों में पेंटिंग करते हैं, तो वो वाले नॉर्मल पेंट की बात करें तो वो तो हमारा क्या होता है, सॉल ही होता है। अब कुछ हो सकता है कि आजकल मार्केट में पेंट अलग अलग तरह के भी आ रहे हैं, इमल्शन वाले भी आ रहे होंगे, है ना। मतलब यस सर उसमें वही कह रहा था। उसमें सॉलिड और लिक्विड, है ना, डीपीडीएम दोनों ही लिक्विड होंगे, है ना। तो उसके आगे फिर इमल्शन वो लोग यूज कर लेते हैं, इमल्शन पेंट बोल देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बेटा आपको केवल पेंट बोला जाए तो आप लोग उसको सॉल्व ही कंसीडर कीजिएगा, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी नॉर्मल पेंट को, है ना, एनसीईआरटी में नॉर्मल पेंट को सॉल्व ही कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो इमल्शन अपनी तरफ से मत दीजिएगा। तो यहाँ पे इमल्शन का जो बेसिक एग्जांपल है, यहाँ पे बस बेसिक बेसिक एग्जांपल हम लोग को, जो सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है वही समझने हैं। तो जैसे मिल्क है, मिल्क हमारा इमल्शन हो जाएगा। मिल्क में जो फैट के पार्टिकल मिल्क में, अच्छा कौन से दो लिक्विड होते हैं? सर लैक्टिक एसिड और वाटर। हाँ ठीक है। लैक्टिक एसिड काफी ज्यादा होता है, लेकिन मिल्क में 100% लैक्टिक एसिड भी नहीं होता है। लैक्टिक एसिड मेजर क्वांटिटी में होता है, लेकिन उसमें और भी आपके मतलब उनको लैक्टिक एसिड तो है ही है, उसमें कुछ फैट भी होता है। फैट भी ठीक ठाक क्वांटिटी में होता है। फैट हो गया और लैक्टिक एसिड, ये आपके क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स फेस हो जाएंगे, और वाटर जो है वो डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा। ठीक है, हेयर क्रीम भी देखो लिखा हुआ है ना, तो हेयर क्रीम भी अगर आ जाए तो उसको भी हम लोग इमल्शन ही बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद लिक्विड प्लस गैस। ठीक है, लिक्विड प्लस गैस टाइप में आता है लिक्विड एरोसॉल। और ये आप लोग देखते हैं ऐसे सर्दियों में फॉग या मिस्ट आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो वो आपका इसी टाइप का एग्जाम्पल है, उसमें लिक्विड की क्वांटिटी कम होती है और गैस की क्वांटिटी ज्यादा होती है ना। या इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो गए। ठीक है, बोलो भाई। अच्छा, डिओड्रेंट, डिओड्रेंट किस में आएंगे? लिक्विड एरोसॉल। सर लिक्विड एयरसॉल। लिक्विड एरोसॉल। लिक्विड एरोसॉल में, हाँ ठीक है गुड। तो डिओड्रेंट्स भी इसमें आ जाएंगे।
अच्छा, फिर इसके बाद है गैस प्लस सॉलिड, है ना। गैस की क्वांटिटी कम और सॉलिड ज्यादा। ये आपको देखने को, इनको बोलते हैं सॉलिड सॉल, इनको क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन, है ना। प्यूमिक स्टोन कोई जानता है क्या होता है प्यूमिक स्टोन? प्यूमिक सर स्टोन वो किसको बोलते वॉल्केनिक रॉक होता है सर, तो जो बबल्स होते हैं वो लावा वगैरह में जम जाते हैं, तो बीच बीच में। हैं? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसको थोड़ा मैं और अपने शुद्ध हिंदी में बताता हूँ आपको। आप लोगों ने बचपन में कंचे वंचे खेले? अर्नब खेलता था। अच्छा, तो खेले नहीं होगे, देखे तो होगे, ठीक है। या आपने पेपर वेट देखा है कि नहीं देखा और है? घर में सजाने के लिए होते हैं। यस सर। यस। है ना। पेपर वेट घर में भी, ऑफिसेस में भी होते हैं। तो उसमें देखिएगा वो ग्लास के होते हैं, लेकिन उसके उनके बीच में आप देखिए बबल्स दिखते हैं, छोटे छोटे बबल्स दिखाई देते हैं, यस है सर। ना। तो आपको कई बार लगता होगा कि यार ये बबल्स अंदर कैसे आ जाते हैं, कैसे बनता है ये। तो होता क्या है कि ग्लास को जब मेल्ट किया जाता है ना, ग्लास को उनमें वो बबल्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, ऐसे ग्लास को मॉल्टेन फॉर्म में ले लेते हैं, मॉल्टेन ग्लास लेते हैं, और उसमें एयर के बबल्स इम्बर्ड कराते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना मेटलर्जी में, फ्रो फ्लोटेशन प्रोसेस, उसमें बीच में टोइयर नहीं लगा देते थे, फिर बाहर से O2 भेजते थे, है ना। तो अंदर वो ऑक्सीजन के बबल निकलते थे सॉल्यूशन के अंदर। अब ऐसे ही सोच लो कि ग्लास का मॉल्टेन सॉल्यूशन लिया हुआ है आपने, पिघला हुआ ग्लास है, और उसके सॉल्यूशन में आप O2 भेज रहे हो, तो वो ऑक्सीजन बबल के फॉर्म में रहेगी। और फिर उसी ग्लास को धीरे धीरे एनेलिंग करते हैं, एनेलिंग मतलब उसको हम लोग सॉलिडिफाई कर लेते हैं। तो कांच अपना सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन वो बबल्स अंदर ही रिटेन रह जाते हैं। और फिर उसको जिस भी शेप में डालना चाहो, है ना, उस शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। तो ये उन्हीं को प्यूमिक स्टोन बोलते हैं। तो प्यूमिक स्टोन ध्यान रखिएगा, कहीं लिखा मिल जाए तो समझ जाइएगा, उसमें गैस प्लस सॉलिड टाइप के होते हैं वो कोलाइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, एर्थ में गैस प्लस लिक्विड टाइप हो गया। तो गैस प्लस लिक्विड तो सिंपल है ना, इसको फोम बोलते हैं। इसमें फ्रोथ आती है, व्हिप्ड क्रीम आ जाती है, सोप, लेदर आता है ना। तो ये आपके आता है। अच्छा, इसमें बस एक मिसिंग है, गैस प्लस गैस। आपको लग रहा हो सर ये वाला नहीं लिखा हुआ है, इसमें मिसप्रिंट है। तो नहीं बेटा, ये बनता ही नहीं है गैस प्लस गैस। क्यों नहीं बनता है, कोई बताएगा? गैस प्लस गैस कोलाइडल सॉल्यूशन बनता ही नहीं है ना। तो गैस प्लस दो गैसों का मिक्सचर, या दो से ज्यादा गैसें भी हो सकती हैं। गैसों का मिक्सचर ऑलवेज बेटा कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। गैसों का मिक्सचर हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस होता है। और जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, हेट्रोजीनियस। इसलिए इसमें गैस प्लस गैस टाइप में कोई भी एग्जाम्पल नहीं बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, गैस प्लस गैस इज नॉट ए कोलाइडल सिस्टम बिकॉज इट फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। दो गैसें हमेशा क्या बनाती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, ठीक है। इसलिए गैस प्लस गैस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है, ठीक है। अब इसमें ये तो पहला क्लासिफिकेशन था, जिसमें हम लोग डीपी और डीएम की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डिफाइन कर रहे थे। अब इसमें सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएम। इसमें किसके बेसिस में कर रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे कर रहे हैं। अब इसमें डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे ऐसे करते हैं कि जैसे आपने डिस्पर्जन मीडियम वाटर ले लिया, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग नाम दे देते हैं हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल। अगर आपने ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हो इसमें डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोसॉल या फिर एक्वासॉल, है ना। अगर आपने अल्कोहल को लिया एज ए सॉल्वेंट तो बोलेंगे अल्कोसॉल, बेंजीन को लिया बेंजोसॉल, एयर को लिया तो एरोसॉल, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिस्पर्जन मीडियम के नेचर के बेसिस पे किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये दो बातें बहुत काम की है, ये पूछी भी जाती है। कहीं पर अगर एक्वा डैग लिखा हो और ऑयल डैग लिखा हो, तो ये कोई पूछे कि किस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। तो देखो, एक्वा से ये समझ में आना चाहिए कि यार एक्वा में एक्वा तब आता है जब सॉल्वेंट क्या हो, वाटर है। मतलब इसमें डिस्पर्जन मीडियम तो 100% क्या होगा, पानी।
और एक्वा डैग, अच्छा डैग तब आता है, ये ध्यान रखना, जब डिस्पर्स फेस क्या हो, ग्रेफाइट हो। डिस्पर्स फेस क्या हो, ग्रेफाइट हो। तो इसमें बोलते हैं कि ये जो एक्वा डैग होता है बेटा, ये एक्वा डैग ग्रेफाइट इन वाटर, ये कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन है, ग्रेफाइट प्लस वाटर। ठीक है, मतलब ग्रेफाइट को अगर वाटर में डिजोल्व कर दें तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं एक्वा डैग। और ऑयल डैग में क्या है, तो ऑयल में, ऑयल आपका डीएम है, डिस्पर्जन मीडियम, और डैग मतलब वो ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट। तो ये आपका कैसा होता है, ग्रेफाइट इन ऑयल। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। एक्वा डैग मतलब क्या है, ग्रेफाइट इन वाटर, और ऑयल डैग मतलब कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन। उसको थोड़ा समझ के याद करोगे तो आप रिकॉल कर लोगे। एक्वा मतलब पानी, तो डीएम हो गया वाटर, और डैग ग्रेफाइट के लिए आता है, तो ग्रेफाइट इन वाटर। ऑयल मतलब डिस्पर्जन मीडियम ऑयल, डैग मतलब ग्रेफाइट, तो ये ग्रेफाइट इन ऑयल हो जाएगा। है ना, ठीक है, बोलो। ठीक है ना, क्लियर हो रही बात। चलो अच्छा, अब इसमें आते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड क्या होते हैं। ये भी एक क्लासिफिकेशन ही है ना, लायोफिलिक और लायोफोबिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एक टाइप का क्या है, क्लासिफिकेशन ही है। ठीक है, और ये किसके बेसिस पे दिया है, ये डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया जाता है ना। तो ये थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है ना। ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन या एफिनिटी के बेसिस पे करते हैं, है ना। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एफिनिटी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखिए, ये जो तीसरा टाइप का क्लासिफिकेशन, इसमें कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन और डीपी एंड डीएम, है ना। डीपी और डीएम के बेसिस के बीच में इंटरेक्शन कितना है, उसके किस लेवल का इंटरेक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। क्या मतलब है इसका, देखो, इसके तो नाम से ही आप समझ सकते हो भाई, इसका नाम जो है लायोफिलिक, इसका आप संधि विच्छेद कर दो भाई। लायोफिलिक का क्या कर दो, संधि विच्छेद, है ना। लायोफिलिक, इसको लिखो आप लायो प्लस फिलिक। ठीक है, तो लायो मीन्स लिक्विड, लायो वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, लिक्विड के लिए। फिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक का मतलब लवर होता है ना। आप लोग पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक में, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना, न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी है ना, लवर मतलब कि लवर का मतलब अट्रैक्शन से है बेटा। लवर का मतलब सलमान खान नहीं है, यहाँ का मतलब क्या है, अट्रैक्शन से। बोलो भाई। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि देखो, लायोफिलिक टाइप के जो कोलाइडियल पार्टिकल होते हैं, है ना, लायोफिलिक टाइप के कोलाइडियल पार्टिकल, ये एक्चुअली क्या होते हैं, लिक्विड लविंग होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, लिक्विड लविंग नेचर के होते हैं। लिक्विड लविंग का मतलब क्या है, कि ये ऐसे कोलाइडियल सॉल्यूशन होते हैं कि इनको आप किसी लिक्विड या सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दें तो वो अ, तड़प रहे होते हैं डिजोल्व होने के लिए। मतलब वो लिक्विड के साथ मिलने के लिए तड़प रहे होते हैं, और जैसे ही आप मिलाओगे खटाक से वो क्या बना देंगे, कोलाइडियल सॉल्यूशन। मतलब आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिनको आपने किस, जैसे आपने जिलेटिन ले लिया और पानी में इसको डिजोल्व कर दिया, तो जिलेटिन लायोफिलिक नेचर का होता है, जैसे ही पानी में डिजोल्व करोगे तो आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि नमक को पानी में डिजोल्व करो, है ना, और हल्का सा बस शेक कर दो तो वो डिजोल्व हो जाता है।
है ना। आप टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे ना बढ़ाइए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे डिजॉल्व हो जाता है। ऐसे ही लायोफिलिक टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, ये ऐसे पार्टिकल होते हैं कि जिनको किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते ही वो है ना, ये क्या करते हैं, इमीडिएटली कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, आपको कोई एजिटेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई हीटिंग वीटिंग की जरूरत नहीं है ना। वो तड़प रहे होते हैं मिलने के लिए, और उनको मिलाते ही वो क्या बना देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ऐसे कोलाइडल पार्टिकल को क्या बोलते हैं, लायोफिलिक बोलते हैं, है ना। और लायोफोबिक का मतलब भी ऐसे ही समझ सकते हो, लायो प्लस फोबिक। ठीक है, लायो मतलब फिर से बात है लिक्विड, लिक्विड मतलब यहाँ पे लिक्विड वर्ड समझ रहे हो किसके लिए यूज हो रहा है, डिस्पर्जन मीडियम के लिए यूज मीडियम। हो रहा है, हाँ सॉल्वेंट के लिए, है ना। और फोबिक मतलब हेटिंग। तो ये जो लायोफोबिक टाइप के कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, ये लिक्विड हेटिंग होते हैं, है ना। इनमें क्या करना पड़ेगा कि आपने जैसे कोई लायोफोबिक टाइप का कोलाइडल पार्टिकल लिया और उसको उसमें आपने डिजोल्व किया, तो वो डिजोल्व ही नहीं होंगे। फिर आप क्या करोगे, एजिटेट करते रहोगे, घुमाओगे डिंग 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 डिंग, फिर भी नहीं डिजोल्व होंगे। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी थोड़ा बहुत डिजोल्व हो जाएंगे, मतलब आसानी से डिजोल्व ही नहीं होंगे। आपको सारे जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अब अपनी सारी कायनात लगानी पड़ेगी, तब जाके वो डिजोल्व होंगे। ठीक है, तो ऐसे जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, लायोफोबिक होते हैं। वो डिजोल्व होना ही नहीं चाहते हैं, है ना। आपको, है ना, चाहे कुछ भी कर डालो नहीं होंगे डिजोल्व। बोलो भाई, है ना। और लायोफिलिक जो होते हैं उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो अपनी स्वेच्छा से डिजोल्व हो जाते हैं, है ना। बोलो भाई, जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मुझे कहना ही नहीं पड़ता कि बेटा आपने सीट लगाई कि नहीं लगाई, वो सब तैयार रखते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार बस बोल दो कि बेटा ये एक्सरसाइज लगा लेना, हाँ सर लग जाएगी, अगले दिन लग जाती है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप सर पटक दो अपना, आप उल्टा खड़े हो जाओ, उन्होंने कसम खा ली है कि सर हम तो पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ा, हमें पढ़ा के दिखाओ। बात समझ में आ रही है। तो वो यस। लायोफोबिक है ना। तो हम लोगों को लायोफोबिक, अगर हम लोग को जेई में सिलेक्शन लेना है या लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो हम लोग को लायोफोबिक नहीं बनना है, लायोफिलिक बनना है। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं हम लोग लायोफिलिक कोलाइड के बारे में, एनसीईआरटी क्या क्या बोलती है उस पे। ये एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ लिया है, तो देखिए बहुत काम की बातें बोली है। ठीक है, देखिए क्या कहा है एनसीईआरटी ने। तो द वर्ड लायोफिलिक मींस लिक्विड लविंग। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोल रही, लायोफिलिक वर्ड का मतलब क्या है, लिक्विड लविंग। अच्छा, ये क्या होते हैं, कोलाइडियल सॉल्ट डायरेक्टली फॉर्म बाय मिक्सिंग सब्सटेंस। ठीक है, ये कोलाइडियल सॉल्ट मतलब कोलाइडियल सॉल्यूशन, है ना। कोलाइडियल सॉल्यूशन डायरेक्टली बना लेते हैं बाय मिक्सिंग सब्सटेंस, है ना। कौन से सब्सटेंस, तो उसने नाम लिया है गम। ठीक है, गम मतलब वो वाला गम नहीं, है ना। गम मतलब यहाँ पे ग्लू से है, ठीक है। गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, ठीक है, ये आपके लायोफिलिक नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं, ये लायोफिलिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब देखो, आपसे एग्जाम्पल में कई बार यही पूछ लिया जाएगा, आपको यही सब नाम दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इनमें बताइए लायोफिलिक कौन है, लायोफोबिक कौन है। तो उसको याद करने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो इसमें याद ही करने का ज्यादा है, तो आप जो याद करने की ट्रिक है वो सब समझते रहिए। आप ये याद कर लीजिए, GGSPR। अगर आपको याद रखना है लायोफिलिक सॉल के नाम याद रखना है, तो क्या याद कर लो, GGSPR, GGSPR। अब देखो, जी फॉर है ग्लू, जी फॉर फिर जिलेटिन, ठीक है, एस फॉर स्टार्च, पी फॉर प्रोटीन। ये एनसीईआरटी ने भी नहीं लिखा हुआ है, प्रोटीन भी लाइफलिक होते हैं, और आर फॉर रबर। ठीक है, तो ये नाम कहीं आ जाए तो समझ जाएगी ये सारे क्या हैं, लायोफिलिक हैं। सर एग। ये सब क्या है, लायोफिलिक है। हाँ क्या करो बेटा,
सर कुछ नहीं सर, वो प्रोटीन आ जाएगा। अच्छा अच्छा देखो। तो अब इसमें क्या है, आगे भी पढ़ लेते हैं, है ना। आगे क्या कह रहा है, विद ए सुटेबल लिक्विड। अच्छा ठीक है, तो ये वो इसने बोला है कि ये जितने भी लायोफिलिक होते हैं, गम, जिलेटिन, स्टार्च, वो किसी सुटेबल लिक्विड में डिसॉल्व करने पे क्या बना लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, है ना। अच्छा, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट बोलते हैं। फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसने बताई है। देखो एनसीईआरटी गागर में सागर भलता है, मतलब एक लाइन में कई सारी बातें बोल जाएगा, मतलब इस छोटे से पैराग्राफ में बहुत सारी छोटी छोटी बातें, इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम लोग इसमें। कह रहा है कि इफ, यहाँ से पढ़िए, इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्स फेस, है ना, से बाई इवोपरेशन। जैसे आपने कोई जिलेटिन ले लिया और जिलेटिन को डिसॉल्व किया किसमें, वाटर में, तो उसने बना लिया कट से, क्योंकि लायोफिलिक नेचर का है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। फिर आप क्या करो, दोनों को सेपरेट कर दो, है ना, डीपीडीएम को सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे करेंगे, तो नॉर्मली हीट करके, इवोपरेट करके, तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, और जो ये होते हैं जितने भी कोलाइडल पार्टिकल, ये सब नॉन वोलेटाइल होते हैं, तो ये उसी कंटेनर में ही रह जाएंगे। ठीक है, तो डीपी अलग हो जाएगा, डीएम अलग हो जाएगा। फिर आप चाहो कि यार वो जो डीपी के पार्टिकल मिले आपको वाटर को इवोपरेट करने के बाद, उनको फिर से हम लोग क्या करें, पानी में डिजोल्व कर दें किसी फ्रेश वाटर में, तो ऐसा करने पे वो फिर से डिसॉल्व हो जाएंगे, और उतनी ही तन्मयता के साथ डिसॉल्व होंगे जितनी तन्मयता के साथ पहले डिसॉल्व हुए थे। मतलब वो कोई नाटक नौटंकी नहीं करेंगे, आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे और बना देंगे क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। तो इनको आप कितनी बार भी अलग करो, कितनी बार भी मिलाओ, तो आसानी से वो अलग हो जाएंगे और आसानी से फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका नेचर होता है। वही बात बता रही है एनसीईआरटी, पढ़ लो इसको एक बार। If the dispersion medium is separated from the dispersed phase, say by evaporation, the solution can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium, है ना। और इस वजह से इन्हें हम लोग रिवर्सिबल सॉल्व भी कहते हैं, क्योंकि कितनी बार इनको सेपरेट करो और कितनी बार मिक्स करो, तो सिंपल मिक्स करने से ही वो फिर से वैसा ही कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये कैसे नेचर के हो गए, इस बेसिस पे इनको क्या बोल दिया, रिवर्सिबल सॉल्व। अच्छा भैया, ये और देखो क्या कह रहा है, फर्दर मोर दिस सॉल्व आर क्वाइट स्टेबल। ये सॉल्व अच्छे खासे स्टेबल भी होते हैं, जो लायोफिलिक होते हैं ना, वो क्वाइट स्टेबल भी होते हैं, क्योंकि इसमें डीपी और डीएम के बीच में जो एफिनिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। डीपी डीएम के साथ मिलने के लिए तड़प रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको अलग कर पाना भी इतना आसान नहीं होता। हाँ, इवोपरेशन से अलग हो जाते हैं, लेकिन जब मिलाओगे तो फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें डीपी डीएम के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना, है ना। ये लैला मजनू वाले केस होते हैं, इनको अलग करने पे फिर से मिल जाएंगे वो। ठीक है, अलग करना भी डिफिकल्ट होता है इनको, है ना। तो ये कैसा है, ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, है ना, और कैन नॉट बी इजिली कोगुलेटेड बाय डिस्कस्ड लेटर, सर अक्षय है को ना। इन कर लीजिए। अच्छा अच्छा, तो इनको ये बहुत स्टेबल होते हैं, है ना। इनको हम लोग क्या करते हैं, है ना। अच्छा, इसमें बोलते हैं कि इनको कोगुलेट नहीं कर सकते। कोगुलेट अभी हम लोग बताएंगे, कोगुलेट क्या होता है, कोगुलेशन क्या होता है। इनको आप इवोपरेट करके भले ही अलग कर लो, मतलब पानी को इवोपरेट करके हीट करके भले ही अलग कर लो, लेकिन इनको प्रेसिपिटेट नहीं करा सकते। कोगुलेशन बेटा अभी पढ़ेंगे, कोलाइडियल सॉल्यूशन के प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं। तो आप चाहो कि डिस्पर्स फेस को प्रेसिपिटेट करा के अलग कर लो तो नहीं हो पाएगा, इनका प्रेसिपिटेशन इजी नहीं होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है ना। आसानी से कोगुलेट नहीं होते हैं ये, क्योंकि इनके डीपी डीएम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं, है ना। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई लायोफिलिक के बारे में। ऐसे ही लायोफोबिक के बारे में दिया हुआ है। लायोफोबिक में क्या कह रहा है, द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग substance like metal and their sulfide, मेटल एंड देयर सल्फाइड। इनके एग्जाम्पल में कुछ मेटल आते हैं, या फिर कुछ मेटल सल्फाइड भी आते हैं, या कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड भी आते हैं,
ठीक है। और बोलते हैं कि इनके बारे में, when simply mixed with the dispersion medium do not form colloidal solution। अगर इनको नॉर्मली मिक्स करेंगे तो बोलते हैं कभी बनाते ही नहीं कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, पड़े रहेंगे, डीपी अलग पड़ा रहेगा, डीएम अलग पड़ा रहेगा, दोनों फेस मिक्स ही नहीं होती। देयर कोलाइडल सॉल्व कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड। तो उनका जो कोलाइडल सॉल्व है वो कुछ स्पेशल मेथड से ही बनता है। ठीक है, और इन्हें हम लोग लायोफोबिक बोलते हैं। ठीक है, इनके लिए आपको कुछ स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा बनाने के लिए। अच्छा, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि ये आपस में मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप है ना, बात समझ में आ रही है कि जब इनके बीच में एफिनिटी ही बहुत कम है तो इनको अलग करना भी बहुत आसान है। ठीक है, एक के कान भर दो तो आपस में लड़ मरेंगे ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाला केस है। तो दीज सॉल आर रेडिली प्रेसिपिटेटेड। ये सॉल बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। है ना, कैसे कोगुलेट होते हैं, तो बोलते हैं कि इसमें कोई हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना होगा थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में, या बेटा आप हीट करके भी अलग कर सकते हो, या अच्छे से आपने शेक कर दिया तो भी अलग हो जाएंगे। है ना, इनको बहुत ज्यादा शेक करना भी नहीं चाहिए लायोफोबिक को, क्योंकि उनके भी है ना, ऐसा करने पे भी वो सेपरेट हो जाते हैं। तो या तो आप कोई इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ऐड करके इनको अलग कर दीजिए, मतलब कोगुलेट कर दीजिए, प्रेसिपिटेट कर दीजिए, या फिर हीट करके या फिर शेक करके। और दे आर नॉट स्टेबल, बेटा देखो बोल रहा है कि ये स्टेबल नहीं होते हैं। है ना। अच्छा, इनको आप अगर एक बार मिला दिया, फिर आपने मान लो सॉल्वेंट पानी लिया हुआ है और आपने वाटर को इवोपरेट करा दिया, तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, आपको फिर से वही सॉलिड पार्टिकल मिल जाएंगे लायोफोबिक के। फिर आप सोचो कि इनको फिर से दोबारा मिक्स कर देते हैं फ्रेश वाटर में, तो भैया एक बार तो बड़ी मुश्किल से मिले हैं, और आपने अगर उनको वाटर को इवोपरेट करके हटा दिया तो बेटा बोलते हैं कि ये दोबारा मिलते ही नहीं है। अब की आप कुछ भी कर लो कभी नहीं मिलेंगे ये। है ना, ये लायोफोबिक हैं। है ना, इनमें एक बार तो वो गलती से बना लेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, दोबारा नहीं बनाते। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं ये कैसा नेचर होता है इनका, तो बेटा ये इरिवर्सिबल नेचर होता है इनका। है ना, बोलो भाई चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। बोलो भाई, समझ में आ रही यस बात। सर। Yes. हाँ, यस सर। इसके एग्जाम्पल कोई पूछे कि एग्जाम्पल बता दो, तो देखो इसमें कुछ मेटल सॉल आते हैं, जैसे उसने एनसीईआरटी ने टू द पॉइंट दे दिया है मेटल सॉल। तो मेटल सॉल में जैसे सिल्वर का सॉल, या गोल्ड का सॉल, या प्लेटिनम या कॉपर का सॉल ले सकते हैं। तो ये कहीं अगर नाम लिखे हो, गोल्ड सॉल, प्लेटिनम, है ना, ये सबके सॉल लायोफोबिक होते हैं। या मेटल के सल्फाइड जो होते हैं वो भी लायोफोबिक होते हैं। मेटल सल्फाइड में जैसे आप कह सकते हो, आर्सेनिक सल्फाइड दे दिया आपको, मान लो एंटीमनी सल्फाइड दे दिया। ठीक है, तो ये सब लायोफोबिक नेचर के हैं। ठीक है, और मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो भी इसी लायोफोबिक नेचर के होते हैं। है ना, लेकिन मेटल उसमें आप लोग एल्कली, अच्छा ध्यान रखना, एल्कली मेटल गलती से ना लेना। एल्कली मेटल के जो आयन होते हैं वो एक्चुअली उनका डायामीटर 1 नैनोमीटर से कम ही होता है, तो वो कभी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते नहीं। ठीक है, तो इसमें एल्कली एस ब्लॉक के मत लेना, इसमें डी ब्लॉक का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड ले लो, तो आयरन हाइड्रोक्साइड का सॉल लायोफोबिक होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल लायोफोबिक होगा। है ना, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कोई समस्या नहीं, टिन का हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या इनके ऑक्साइड भी ले सकते हो। है ना, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड भी, जैसे आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है, टिन का ऑक्साइड SnO2, SnO, तो ये सभी क्या है, लायोफोबिक है। ठीक है भाई, समझ में आई बात। यस। यस। है ना, लायोफिलिक के एग्जांपल GGSPR बताया मैंने आपको, याद करने का तरीका है GGSPR, G फॉर ग्लू, G फॉर जिलेटिन, S फॉर स्टार्च, प्रोटीन रबर। ठीक है, और ये सब मेटल सॉल्ट, मेटल सल्फाइड सॉल्ट, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड सॉल्ट, अगर डी ब्लॉक के हैं या पी ब्लॉक के भी हैवी मेटल हो सकते हैं, तो वो सब क्या होंगे,
आपके लायोफोबिक होंगे। अब इसमें एक पूरा टेबल दी हुई है, डिस्टिंक्शन बिटवीन लायोफिलिक एंड, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए डिफरेंशिएट बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्व। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाता है। तो उसमें कुछ दो चार चार पॉइंट आपको कम से कम याद करने होते हैं। इसमें सारे ही लिखे हुए हैं देखा जाए तो, है ना। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए कौन कौन सी बातें हैं। तो पहला है ईज ऑफ प्रिपरेशन। ईज ऑफ प्रिपरेशन में बोलते हैं कि भैया लायोफिलिक तो तड़प रहे होते हैं मिलने के लिए, तो इनको इनका सॉल्यूशन बनाना बहुत आसान होता है। दे आर इजिली फॉर्म डायरेक्ट, दे आर इजिली फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। बस आपको मिलाने भर की देर होती है, बाकी काम तो वो खुद ही कर लेते हैं। इसके बाद देखो लायोफोबिक में क्या होता है, लायोफोबिक में दे आर फॉर्म ओनली बाय स्पेशल मेथड। इसमें आपको कुछ स्पेशल मेथड्स की हेल्प से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है। अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्पेशल मेथड में क्या होता है ना। कई बार इसमें क्या होता है, एक तीसरा एजेंट मिलाना पड़ता है, एक थर्ड एजेंट की हेल्प लेनी होती है, एक थर्ड सब्सटेंस की हेल्प लेनी होती है ना, जो डीपी और डीएम दोनों के साथ एफिनिटी बना के रखता है ना। जैसे अभी आप पढ़ेंगे सोप या डिटर्जेंट ये काम करते हैं। सोप में एक पोलर पार्ट होता है, एक हेड, एक नॉन पोलर होता है। तो पोलर चला जाता है डीपी में और डीएम में, और नॉन पोलर जाता है डीपी में, जिससे उनकी उनकी मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब वो, पीएक्स चला जाता था। हाँ जैसे पीए चला जाता था। तो वहां भी देखा जाए तो जो वो वहां पे भी देखो कौन सा मेथड था वो मेटलर्जी में, क्रॉस रोटेशन। फ्रोथ रोटेशन। फ्रोथ रोटेशन मेटल सल्फाइड के लिए तो यूज होता है, याद यस करो। सर। और मेटल सल्फाइड में ऑयल मिलाते थे तो वो लायोफोबिक ही टाइप का होता था, है ना। तो वही चीज वहां भी लेकिन वहां पे ये बात मैं बोल देता तो आपको कम समझ में आती, अब यहाँ पे वो चीज ज्यादा समझ में आ रही है। अब देखो इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नेचर की बात करें तो इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल में लायोफिलिक अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रिवर्सिबल होते हैं। इनको बेटा कितनी बार मिलाओ, वो पानी को इवोपरेट करके हटाओ, तो फिर से वो जो पार्टिकल मिलेंगे वो फिर से मिलाने पे फ्रेश वाटर में या फ्रेश सॉल्वेंट में मिलाने पे अगेन क्या बना लेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इनको मिलाना और हटाना आसान होता है, कई बार ये प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ये एक बार मिला दिए तो दोबारा फिर उनको हटा दिया तो फिर तो वो फिर से मिक्स नहीं होते, ये इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो लायोफिलिक रिवर्सिबल, लायोफोबिक इरिवर्सिबल। पार्टिकल नेचर की बात कर रहा है। पार्टिकल नेचर में कह रहा है कि लायोफिलिक जो होते हैं द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल कोलाइड्स आर ट्रू मॉलिक्यूल, है ना। ये कैसे होते हैं, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर ट्रू मॉलिक्यूल बट आर बिग इन साइज। अच्छा, तो ये कह रहा है ट्रू पार्टिकल होते हैं लेकिन साइज ज्यादा होता है, वो डायमीटर वही 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में लाई करते हैं। वो तो ऐसे दोनों के लिए होगा। लायोफोबिक में क्या होता है, हाँ थोड़ा सा एक डिफरेंस है यहाँ पे पार्टिकल नेचर में। देखो ये होते तो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं लेकिन बल्कि नेचर के होते हैं। इसमें क्या होता है लायोफोबिक में, ये एक पार्टिकल नहीं होते हैं, ये एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल होते हैं। कई सारे पार्टिकल मिलकर एक नया पार्टिकल बनता है और वो पार्टिकल फिर बिहेव करता है लायोफोबिक के लिए की तरह, है ना। तो अभी पढ़ेंगे वो मिसेल फॉर्मेशन में ये चीज आएगी। स्टेबिलिटी में बोलते हैं कि लायोफिलिक बहुत क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, दी आर वेरी स्टेबल, है ना। और ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और इनकी स्टेबिलिटी के लिए, हाँ देखो इनको स्टेबलाइजर्स बोलते हैं, जो तीसरा एजेंट मिलाते हैं ना उनको स्टेबलाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी के लिए एक थर्ड एजेंट भी मिक्स करना पड़ता है कई बार, उन्हें स्टेबलाइजर्स बोलते हैं। चौथा क्या, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो भैया ये बहुत स्टेबल होते हैं, इनमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाने में कोagulation नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करने में कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन लायोफिलिक वैसे ही तड़प रहे होते हैं अलग होने के लिए, और तुमने कोई उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो क्या होगा, उसमें कटायन एक के साथ जुड़ जाएगा ना दूसरे के साथ, वो उसको कोagulate कर देगा। वो उन दोनों के कान भर देगा, बोलेगा वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, उससे बोल देगा वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, बस उठापटक हो जाएगी उसी में। ठीक है, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है नहीं आपस में। तो इलेक्ट्रो है ना, ये अभी हम लोग, क्योंकि ये अभी मैं ये डिटेल में आगे टॉपिक आएंगे कि कोagulation क्या होता है,
तो अभी बस मैं समझाने के पॉइंट ऑफ से आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, कैसे आपको दिमाग में बैठाल के रखनी है बातें, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया कि भाई इलेक्ट्रोलाइट मिलाने में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इनके बीच में और ये आसानी से कोagulate हो जाते हैं बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट है चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो भैया लायोफिलिक पे कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता है ना, और जनरली देखा जाता है 99% केस में कि ये न्यूट्रल ही होते हैं, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन भैया लायोफोबिक पे स्पेसिफिक चार्ज होता है इनके पार्टिकल पे, ठीक है। ये कैसे पता चला? ये उनके सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखा गया तो उनके पार्टिकल या तो सारे कैथोड प्लेट की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, या तो एनोड की तरफ मूव करने लगते हैं, किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ यूनिफॉर्मली मूव करने लगते हैं, जिससे ये पता चला कि उनके पार्टिकल पे क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है। किन पे? लायोफोबिक पे। लेकिन लायोफिलिक पे कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रेशन की बात करें तो लायोफिलिक जो होते हैं हाईली हाइड्रेटेड हो जाते हैं, मतलब इनकी सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल खूब सारे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो लिक्विड लविंग है ना भाई, वो लिक्विड लविंग है, वो चाहते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ दोस्ती बना के रहना चाहते हैं। तो अगर लायोफिलिक नेचर के हैं और पानी सॉल्वेंट है या पानी की जगह कोई दूसरा भी सॉल्वेंट हो सकता है, अगर लायोफिलिक है तो उनके मॉलिक्यूल उनकी सरफेस पे आके बैठ जाएंगे, खूब सारे मॉलिक्यूल, है ना, उनकी पूरी सरफेस में पता नहीं एन नंबर ऑफ लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। अगर वो कैसे हैं, लायोफिलिक टाइप के हैं। ये किसकी बात हो रही? लायोफिलिक। लेकिन है ना, और अगर वाटर के मॉलिक्यूल आके बैठते हैं तो इसी को तो हम लोग हाइड्रेशन बोल देते हैं। तो इसका मतलब दे आर हैविली हाइड्रेटेड। लायोफिलिक के लिए बोलते हैं ये हैविली हाइड्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि लिक्विड लविंग है ना। बोलो भाई, Yes. है ना। और ये जो है ये समाज के वो प्राणी है, मतलब जो समाज सोसाइटी के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, ये अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इनको लोग अच्छे कम लगते हैं, है ना। तो ये हाइड्रेटेड नहीं होते हैं बेटा, है ना, इनको पानी में डाल दो तो दूर दूर रहेंगे उल्टा, है ना, मतलब अपनी सरफेस पे एक्यूमुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सामाजिक प्राणी नहीं है। कौन? लायोफोबिक। और देखते हैं विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी के लिए बोलते हैं कि लायोफिलिक अगर कोई पार्टिकल है उसको पानी में डिजोल्व किया तो जो सॉल्यूशन बनता है उसकी विस्कोसिटी लगभग सेम होती है, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी के बराबर होती है। जैसे देखो क्या मतलब है, देखो ऐसे समझो कि जैसे आपने कोई लायोफिलिक कोलाइडियल पार्टिकल लिया और कोई सॉल्वेंट लिया, ठीक है, मिलाने से पहले आपने क्या किया, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी चेक की, विस्की विस्कोसिटी कुछ आ गया, कुछ ये मान लिया मैंने विस्कोसिटी 1 मान ली, कोई वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर आपने इस जब कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो गया फिर आपने सॉल्यूशन की विस्कोसिटी निकाली, है ना। फिर किसकी विस्कोसिटी निकाली? विस्कोसिटी ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, है ना। तो आप क्या पाओगे, अगर वो लायोफिलिक होगा, है ना, देखो लिखा हुआ है इसमें, अगर वो लायोफिलिक होगा तो हायर देन द डिस्पर्जन मीडियम, मतलब क्या होगा कि लायोफिलिक में जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी विस्कोसिटी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी से क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा। है ना, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अगर लायोफिलिक टाइप का अगर सॉल है, मतलब कोलाइडियल पार्टिकल्स हैं और उनको किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करके फिर विस्कोसिटी आप चेक करेंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन लायोफोबिक में नहीं होता है ऐसा। लायोफोबिक में भैया मिलाने से पहले जेटा जो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी होगी और मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा नियरली सेम होगी विस्कोसिटी, कोई बहुत डिफरेंस नहीं होगा, है ना। इट इज नियरली सेम एज द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ये पढ़ दो सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन का रिलेशन विस्कोसिटी के हमेशा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी बेटा विस्कोसिटी बढ़ती है तो सरफेस टेंशन कम होता है, पता है बात। विस्कोसिटी का कहानी अलग है थोड़ा, मतलब सरफेस टेंशन का।
तो इसमें क्या होगा, देखो विस्कोसिटी बढ़ रही थी, लायोफिलिक में क्या हो रहा था, विस्कोसिटी बढ़ रही थी। लेकिन अगर लायोफिलिक के लिए सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम। सरफेस टेंशन कम हो जाता है ना। मतलब सॉल्वेंट में जो सरफेस टेंशन होगा वो ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन जो तैयार होगा तो सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन जो सॉल्वेंट आपने लिया था उसके रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। तो विस्कोसिटी बढ़ती है ऐसे समझो, है ना, लायोफिलिक सॉल्ट को जब डिजोल्व करते हैं, लेकिन सरफेस टेंशन क्या होता है, घट जाता है लायोफिलिक में। लेकिन अगर लायोफोबिक में बोले तो भैया लायोफोबिक में तो विस्कोसिटी में लगभग अप्रोक्सीमेटली कोई चेंज ही नहीं था, नो चेंज का केस था, तो सरफेस टेंशन भी चेंज नहीं होगा, तो सरफेस टेंशन भी नियरली सेम रहेगा। जब विस्कोसिटी नहीं चेंज हुई तो सरफेस टेंशन भी सेम ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। फिर इसमें आता है टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर अभी आएगा क्या होता है। तो इसमें बोलते हैं कि उसमें एक्चुअली क्या होता है कि सॉल्यूशन से हम लोग व्हाइट लाइट पास कराते हैं और लाइट की स्कैटरिंग होने लगती है। अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्कैटरिंग करने लगता है तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, तो उसको उसी उसमें कोन बनता है, उस कोन को ही टिंडल कोन बोलते हैं, और उसको टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, उससे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो लायोफिलिक में कोई टिंडल कोन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लायोफोबिक में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, उसमें टिंडल कोन बनता है, उसमें लाइट की स्कैटरिंग होती है ना। कोलाइडियल जो लायोफोबिक वाले होते हैं वो स्कैटरिंग अच्छी करते हैं, ज्यादा स्कैटरिंग वो करते हैं, तो उसमें टिंडल कोन बनता है। बाकी इसमें देखो कोगुलेशन के बारे में बता ही दिया कि भैया ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये आसानी से तो कोगुलेट होंगे नहीं ये वाले लायोफिलिक, है ना। तो इनके लिए आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, या तो आपको अगर आपने कसम खाई रखी कि हमें इलेक्ट्रोलाइट मिला के करना है कोगुलेट, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऐड करनी होगी, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा। लेकिन लायोफिलिक में बस थोड़ी सी क्वांटिटी मिला दो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, वो तो वैसे ही अलग होने के लिए तैयार है, हो जाएंगे अलग, ठीक है। और लास्ट वाला 12 में क्या कर रहा है, माइग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इन पे कोई चार्ज वार्ज होता नहीं लायोफिलिक में, तो वो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट करेंगे ही नहीं। लेकिन लायोफोबिक में स्पेसिफिक चार्ज होता है ना, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो एनोड की तरफ माइग्रेट होने लगते हैं या तो वो कैथोड की तरफ माइग्रेट होने लगते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ये लास्ट में एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिए थे, लायोफिलिक के स्टार्च, प्रोटीन, रबड़, ये सब हो गया। और लायोफोबिक में मेटल सॉल हो गए, और मेटल हाइड्रोक्साइड हो गए, और मेटल सल्फाइड हो गए, ठीक है। यस सर। तो ये इतने सारे पॉइंट हैं, लेकिन आपको अगर सब्जेक्टिव पेपर में लिखना होता है तो कुछ मेन मेन आप लोग लिख दीजिएगा जो आसान आसान है, जैसे ये रिवर्सिबिलिटी बता दीजिएगा, है ना, और इसकी ईज ऑफ प्रिपरेशन बता दीजिएगा, जो उसकी बेसिक डिफिनेशन है वो तो जरूरी बता दीजिएगा, है ना, स्टेबिलिटी बता दीजिएगा, है ना, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बता सकते हो, या फिर आप हाइड्रेशन वाला भी बता सकते हो, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन बता सकते हो, क्योंकि अपोजिट रिलेट होता है वो, है ना। तो ये इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद सर थोड़ा सा और बता देते हैं, हाँ बोलो बेटा। सर वो ऊपर जो टेबल आपने बताई थी टाइप ऑफ कोलाइडल की, हाँ सर उसमें से दो सॉलिड सोल के हैं, तो सर अगर एग्जाम में सॉलिड सोल का एग्जांपल लिखने को आ गया तो कोई भी लिख सकते हैं दोनों में से। हाँ हाँ, वो तो सब्जेक्टिव पेपर में तो कोई भी एनी टू लिख दीजिए, ठीक है, वो तो कोई भी लिख दीजिए। लेकिन बस ये है कि कई बार ऑब्जेक्टिव में वो पूछेगा कि नाम दे के बताओ ये किस टाइप का है, सॉल यस सर। है ना, तो उसमें पता मतलब आइडिया होना चाहिए कि इसमें सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, मतलब डीपी की फेस क्या है और डीएम की फेस क्या है। ओके सर। अब इसमें आ रहे हैं ये आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स बेस्ड ऑन द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज के बेसिस पे कैसे करते हैं। अभी क्योंकि हम लोग डिस्कस किया कि लायोफोबिक पे चार्ज होता है, पॉजिटिव या निगेटिव,
तो चार्ज के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो इसमें देखो चार्ज के बेसिस पे दो तरह के सॉल्व हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब इसमें देखो जितने भी मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, इसको याद करने का ये तरीका है देखो, क्योंकि देखो मेटल हाइड्रोक्साइड है या मेटल ऑक्साइड है, उसमें एनायन जो है, आप ये देख लो कि एनायन और कटायन में बल्कि कौन सा ज्यादा है। जो ज्यादा बल्कि होगा उस पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से उस पे चार्ज आ जाता है ओवरऑल। आप जैसे मेटल ऑक्साइड की बात करो, तो ऑक्साइड आपके जो होते हैं ऑक्साइड आयन, ये तो पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं। बोलो भाई। और अब ये जितने भी मेटल आप देख रहे हैं, टिन, टाइटेनियम, आयरन, एल्युमिनियम, ये इनमें से कोई भी मेटल ऐसा नहीं जो सेकंड पीरियड को बिलोंग करता हो, ये सब थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो इसमें बल्कि कौन है? बल्कि कटायन है। और कटायन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए इन पे नेट चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि देखो इतने सारे एग्जांपल याद करने से का कोई फायदा नहीं, आप लॉजिक को समझो बस, है ना। तो जो आयन बल्कि होगा चार्ज उसी की वजह से आता है। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में कि जो कोलाइडियल पार्टिकल पे चार्ज आता है वो बल्कि आयन की वजह से आता है ना। जो आयन बल्कि होता है उसकी वजह से उस पे चार्ज एराइज होता है। ठीक है, चार्ज एराइजेस ड्यू टू बल्कि आयन, है ना। ऐसे इसको याद रखिएगा कि चार्ज किसकी वजह से आता है? बल्कि आयन। तो इसमें सारे कटायन बल्कि हैं, इनमें सभी कटायन बल्कि है ना। जितने भी आप देख रहे हैं ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो इन ये सब क्या कटायन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये सब पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, है ना। निगेटिव, अच्छा इसमें ये दो डाई के नाम भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि ये डाई के नाम लिख के दे दिया जाए, मेथिलीन ब्लू और विस्मार्क ब्राउन, ये भी पॉजिटिवली चार्ज डाई होती हैं। अब ये डाई के स्ट्रक्चर काफी बड़े बड़े होते हैं तो वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब भी नहीं, सीधे उसमें आपको रट्टा मारना है, मेथिलीन ब्लू, विस्मार्क ब्राउन, पॉजिटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज में देखो मेटल सॉल, निगेटिवली चार्ज में देखो मेटल सॉल सारे ही निगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ एसिडिक डाई आती, कॉन्गो रेड और है ना, इयोजिन, है ना, ये भी आती है। सल्फाइड, अच्छा सल्फाइड में ये समझ सकते हो सल्फाइड आयन थर्ड पीरियड का होता है। तो सल्फाइड आयन क्या होते हैं? बल्कि एनायन होते हैं। सल्फाइड आयन क्या होते हैं? ऊपर से निगेटिव चार्ज है तो बल्कि एनायन होते हैं। और इस वजह से ये जैसे मेटल सल्फाइड जितने भी हैं, मेटल सल्फाइड आप देख रहे हैं, ये जैसे आपने कैडमियम सल्फाइड ले लिया, मरकरी सल्फाइड, है ना, ये सभी निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कटायन और एनायन में रिलेटिवली देखा जाए, कटायन एनायन में रिलेटिवली बल्कि आयन जो है वो एनायंस हैं। ठीक है, बोलो भाई। इसलिए मेटल सल्फाइड क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज। ठीक है, अच्छा कुछ नेचुरल सॉल्ट जैसे ब्लड हो गया, ब्लड हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, पता है आप लोगों को? ब्लड जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ये निगेटिवली चार्ज होता है। क्ले, चारकोल, लेटेक्स रबर, है ना, डस्ट पार्टिकल इन वाटर, स्टार्च, कार्बन पार्टिकल इन स्मोक। ठीक है, गम, गम तो वैसे ही निगेटिव होता है ना, तो गम भी निगेटिव सॉल्यूशन है। तो ये भी सब आपके क्या है? निगेटिव सॉल्यूशन। बोलो भाई, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा वैसे ये देख लेते हैं, इसके बाद तो फिर मुझे जाना है तो ज्यादा तो नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स फेस के टाइप के बेसिस पे, अभी देखो अभी तक हम लोग डिस्पर्स मीडियम के टाइप की बात की है या डिस्पर्स फेस की फेस की बात किया था। अब उसके डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के टाइप के बेसिस पे करने आ रहे हैं डिस्टिंग्विश। तो इसमें ये लास्ट डिस्टिंग्विश है, इसके बाद मतलब क्लासिफिकेशन बस 6 ही टाइप से होता है।
तो इसमें एक है आपका कौन सा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, और तीसरा कौन सा है, एसोसिएट कोलाइड। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर और एसोसिएट कोलाइड। इसको आप लोग ऐसा करिए, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे समझाइएगा, मैं पूछूंगा आपसे मल्टी मॉलिक्यूलर आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, ठीक है। फिर मैं इसी को है ना, इसी से यहीं से करा दूंगा आपको, सर इसको नोट पढ़ लीजिए, कीजिए। है ना। ये भेज देता हूँ, कल वाले भेज दिए थे। यस यस सर। अच्छा, तो आज वाले भेज देता हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार यस रीड कर लीजिएगा, है ना। अभी मुझे जाना है इसलिए, आज थोड़ा जरूरी है, देर हो जाएगी तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा ठीक है, फिर आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। थैंक यू। ओके बेटा।